92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने अब्बा से बाइक के लिए जिद कर रहे शफी की बात आखिरकार उसके अब्बा मान ही गए। अब आगे। अब्बा मुझे बाइक दिला दो ना प्लीज, अल्लाह कसम मैं 50 से ज्यादा तेज स्पीड नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। अब्बा दिला दो ना। नाश्ते की टेबल पर बैठा शफी अपने अब्बा रहमान बेग से जिद कर रहा था। तभी अम्मी ने आके बीच में बात काटते हुए कहा, तुम्हें दिल्ली में पढ़ने के लिए भेज दिया, हर महीने कितना पैसा खर्चा होता है, अब बाइक दिलवा दें ताकि तुम पेट्रोल पे फालतू पैसे खर्चा करो। अम्मी क्या है, कॉलेज में सबके पास बाइक है। फिर अब्बा ने तन्नोबाजी को स्कूटर दिलवाया तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए सारे खर्चे जोड़ने लगते हो आप लोग, मुझे नहीं खाना। कबाब पराठे की प्लेट सरकाते हुए शफी ने अपना धरना शुरू कर दिया। बच्चे जब नाराज होते हैं तो ऐसा ही करते हैं। ये नखरे किसी और को दिखाना आए बड़े लाट साहब। खाना हो तो खाओ वरना भूखे रहो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, कह के अम्मी गुस्से में चाय की केतली रख के चली गई। देखो शफी, हम तुमको बाइक दिला तो दें यार, पर दिल्ली का ट्रैफिक बहुत खराब है, डर लगता है। इतनी देर से चुप बैठे अब्बा रहमान बेग से अपने छोटे बेटे की उदासी देखी नहीं गई तो उन्होंने प्यार से कहा, अब्बा तन्नोबाजी का स्कूटर जब मैं मुरादाबाद की तंग गलियों में बिना खरोच के चला सकता हूं तो फिर दिल्ली में तो चला ही सकता हूं ना। शफी ने दलील दी तो अब्बा एक पल सोच में पड़ गए। बात तो उसकी सही थी। मुरादाबाद में जिसको मौका मिला जब अपनी गाड़ी कहीं से भी निकाल लेता था। राइट चलना है, लेफ्ट, ये लोगों की अपनी मर्जी के ऊपर था। देखो साहबजादे, तुम्हारी अम्मी को मनाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल चलाओगे तुम और डांट पड़ेगी हमको। बावर्ची खाने की तरफ देखते हुए रहमान बेग ने दबी आवाज में शफी से कहा तो शफी भी मचल पड़ा। अब्बा प्लीज, फिर सच में पूरे साल कुछ नहीं मांगूंगा, कपड़े भी नहीं। इतना बड़ा हो गया था शफी, लेकिन बच्चों जैसी गिड़गिड़ाने की आदत नहीं गई थी उसकी मिमियाती आवाज से आखिर उसके अब्बा पिघल ही गए। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं सुबह। सोच के बताओगे या पहले से कोई बाइक पसंद कर रखी है? अब्बा ने अपने ही अंदाज में भौएं उचका के कहा तो शफी तो खुशी से उछल पड़ा। पहले तो उसने अपने अब्बा को गले से लगाया और फिर तन्नोबाजी कल मेरी भी बाइक आ जाएगी, फिर करना मुकाबला, कहता हुआ शफी तन्नो के कमरे में चला गया। उसकी चीख चिल्लाहट सुन के बावर्ची खाने में कबाब सेक रही अम्मी ने एक लंबी सांस के साथ चिमटा भी छोड़ दिया और बस धीरे से बड़बड़ाई, इनका बस चले तो बच्चों को ताजमहल दिलवा दे। अपने गुस्से में अम्मी कबाब बनाती रहीं और इधर शफी की खुशी भरी आवाज पूरे घर में गूंजती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने अब्बा से बाइक के लिए जिद कर रहे शफी की बात आखिरकार उसके अब्बा मान ही गए। अब आगे। मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा में रहने वाले रहमान बेग का पुश्तैनी ब्रास के बर्तनों का लंबा चौड़ा कारोबार था। दौलत शोहरत से अल्लाह ने खूब नवाजा था उनको। रहमान बेग को याद था कि किस तरह उनके दादा हाजी करीम अपनी पीठ पे बर्तन लाद के गांव गांव बेचने जाते थे और फिर उनके वालिद यानी अब्बा ने कितनी मशक्कत करके छोटी सी दुकान मंडी चौक पे खोली थी ताकि उनको और उनके बेटे को दादा की तरह यूं बर्तन बेचने न जाना पड़े। फिर कैसे तिनका तिनका करके रहमान बेग ने एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदी और आज उनकी मेहनत से कितना बड़ा बर्तनों का कारखाना, 4 दुकानें सब हो गई थी। जिसने खुद बड़ी मुश्किल से दिन काटे हों वो आदमी अपने बच्चों पर आंच तक नहीं आने देता। बस यही बात रहमान बेग के मन में हमेशा रही कि वो अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते थे जो उनको अपनी जवानी में कभी नहीं मिल पाया। अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो पैसों की शक्ल कभी नहीं देखते थे। उनकी इस बात से कभी कभी उनकी बेगम जहां आरा नाराज भी हो जाती थी, लेकिन बच्चों के चेहरों पे उभरी खुशी उनकी नाराजगी को कैसे धो देती उनको खुद भी नहीं पता चलता था। अब आप शफी को बाइक दिलाने जा रहे हो? अगली सुबह अपने चेहरे को दुपट्टे से बांधते हुए तन्नू ने अब्बा से कहा।
अब जिद कर रहा है तो अब यही तो उम्र है, अभी नहीं चलाएगा बाइक तो कब चलाएगा? अब्बा ने उर्दू का अखबार चेहरे से हटाते हुए जवाब दिया। अब तक तन्नो का एहराम चेहरे पे कस चुका था। जब से तन्नो अपने नीले स्कूटर पे कॉलेज जाने लगी थी, तभी से एहराम भी उसके बालों और चेहरे की हिफाजत के लिए उसकी ड्रेस का एक हिस्सा बन गया था। गहरे नीले सलवार सूट से मैच करता दुपट्टा और हल्के गुलाबी रंग का एहराम, खड़ी कश्मीरी नाक, बड़ी बड़ी काली आंखें, थोड़ा लंबा चेहरा और दाहिने गाल पे एक बड़ा सा काला तिल। तन्नो अपनी खूबसूरती पे कभी कभी खुद को शीशे के सामने चूम लेती थी। जितना गुमान तन्नो को अपने ऊपर नहीं था, उससे ज्यादा गुमान तो तन्नो के अब्बा रहमान बेग को उसके ऊपर था। अब्बा, कॉलेज तो मैंने टॉप किया था, ये शफी को किस खुशी में बाइक गिफ्ट की जा रही है? तन्नो और शफी में बचपन से कभी नहीं बनी। एक को कुछ दिलाया नहीं कि दूसरे के पेट में जलन होनी लाजमी है। ये बात अब्बा अच्छे से जानते थे। बेटा, उसका हॉस्टल दूर है, कॉलेज आने जाने में परेशानी होती होगी ना? अब्बा ने मामला सुलझाना चाहा। अरे कोई परेशानी नहीं होती। अरे पढ़ाई के लिए गया ना, थोड़ी बहुत परेशानी है भी तो बर्दाश्त करे। मैं भी तो 2 साल से बस में ही कॉलेज जाती रही, मैंने कुछ कहा? देख लेना अब्बा, अगर उसको बाइक दिलाई ना तो मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। अपने स्कूटर का हेलमेट उठाते हुए तन्नो ने कहा। क्या? अब्बा ने बड़ी बेबसी से पूछा। वक्त आने पे बताऊंगी। इतना कह के तन्नो फुर्र हो गई। अब्बा तो दोनों तरफ से पिसते थे, पर उनको बच्चों की इन्हीं छोटी छोटी नोकझोंक में मजा आता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कॉलेज के लिए तैयार हो रही तन्नो ने अपने छोटे भाई शफी को बाइक दिलवाने के फैसले पर अब्बा को ब्लैकमेल किया। दोनों भाई बहनों में हमेशा नोकझोंक होती रहती थी। अब आगे। कुल मिलाकर शफी की नई चमचमाती हुई बाइक आ ही गई। अब्बा खुद चला के घर तक लाए थे। दिल्ली जाने से पहले मौलवी साहब को बुला के फातिहा हुई। मौलवी साहब ने हिफाजत के 2 तावीज भी बना के पेश किए। एक शफी की बाजू पे बांधा और दूसरा बाइक के हैंडल पर। बच्चों की खुशी में अगर रिस्क शामिल हो तो माँ बाप उसका भी तो ख्याल रखते हैं ना। अपनी पीठ पे पिट्ठू बैग और अम्मी की हाथ की सेव और मठरी का डब्बा लेके बाइक के पीछे बांधे शफी खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अम्मी दरवाजे पे खड़ी उसको दूर तक जाते देखती रहीं। उनके होंठ बराबर दुआ पढ़ते रहे और आंखों में नमी बढ़ती गई। शफी को विदा देते हुए शिकन तो रहमान बेग के चेहरे पे भी आ गई थी। थोड़ी देर में रहमान साहब भी अपनी फैक्ट्री के लिए चले गए। आज कोई बड़ा ऑर्डर जाना था विदेश। जब भी कोई बड़ी डीलिंग होती थी बर्तनों की तो वो क्वालिटी खुद देखते परखते थे। मुनीमों और कर्मचारियों के भरोसे सारा काम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यही एक वजह थी कि रहमान साहब ने बिजनेस में जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया था। उनका एक बड़ा बेटा तो 2 साल पहले ही अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था और छोटा शफी दिल्ली। सिर्फ तन्नो ही थी उनके साथ। जब भी शफी दिल्ली चला जाता उस दिन अम्मी उदास उदास ही रहती। आज तन्नो जल्दी ही घर आ गई। जानती थी अम्मी ने खाना भी नहीं खाया होगा। अम्मी जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। अपनी स्कूटर बरामदे में खड़ी करते हुए तन्नो ने पुकारा। वैसे तो अम्मी उसके पीछे थाली लेके घूमती फिरती थी। तन्नो खाना सिर्फ सूंघती जो थी, पर आज जब तन्नो ने खाना मांगा तो अम्मी ने पूछ ही लिया, आज कैंटीन में नहीं खाया क्या? नहीं अम्मी, मन नहीं था। जब तक तन्नो ने हाथ पैर धोए अम्मी खाना निकाल ले आई। कौरमे में निवाला डुबो के तन्नो ने अम्मी की ओर बढ़ा दिया। मेरी प्यारी अम्मी, थोड़ा सा खा लो ना। अम्मी भी समझ गई थी कि खाना तन्नो ने अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही निकलवाया था। खुद एक रोटी भी नहीं खाई, पर अपनी अम्मी को 2 रोटी टुकड़ा टुकड़ा करके तन्नो ने खिला ही दी। अम्मी के आंसू फिर से निकल आए थे। इतना प्यार मत किया कर, जब ससुराल चली गई तो कौन खिलाएगा? अम्मी ने दुपट्टे के पल्लू से आंखों की नमी पोंछते हुए कहा तो तन्नो ने झट से जवाब दिया, आप बस एक फोन कर देना, मैं खाना खिलाने आ जाऊंगी अम्मी। कह के खिलखिला के हंस दी थी तन्नो। उसकी बेबाक बात पे अम्मी की भी हंसी निकल आई थी। तन्नो के कॉलेज का यह आखिरी साल था। तन्नो की सारी सहेलियों ने कहीं साथ में घूमने का मन बनाया था। फिर पता नहीं कॉलेज के बाद जिंदगी कहां ले जाए। लड़कियों को यह सवाल हमेशा ही डराता रहता है।
आइडिया अच्छा था तो तन्नो भी शामिल हो गई। तय किया गया कि घूमने के लिए डलहौजी जाया जाएगा, क्योंकि सहेलियों में से एक सहेली के चचा डलहौजी में आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए रुकने रुकाने की कोई दिक्कत नहीं थी। प्लान तो पक्का था, लेकिन तन्नो के लिए अपनी अम्मी को मनाना थोड़ा मुश्किल था। वो जानती थी कि अम्मी इस तरह उसको अकेले नहीं जाने देंगी, पर जाना तो था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने वाले रहमान बेग ने आखिरकार अपने बेटे को बाइक दिला ही दी, और इधर उनकी बेटी तन्नो ने अपनी सहेलियों के साथ डलहौजी घूमने का मन बना लिया। लेकिन अम्मी को मनाना अभी बाकी था। अब आगे। उस दिन रात का खाना तन्नो ने ही बनाया। अम्मी से बात करने से बेहतर था कि अब्बा को ही पटाया जाए। एक बार अब्बा ने हाँ कह दी तो फिर अम्मी को समझाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी हो जाएगी ना। ये बात अच्छे से जानती थी तन्नो, इसलिए उसने आज अब्बा का पसंदीदा मटन स्टू और फिरनी बनाई। अब्बा रहमान बेग आज फैक्ट्री से बहुत खुश भी लौटे थे। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर जो मिला था उनको। मन पहले से खुश हो और उस पर खाना पसंदीदा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तन्नो ने भी सही मौका देख के बात छेड़ दी। अब्बा, आप डलहौजी गए कभी? हाँ, बहुत पहले गया था तुम्हारी अम्मी के साथ। बहुत अच्छी जगह है, कितने मजे किए थे हमने। अब्बा किसी मीठी याद में खो गए। सच में? अम्मी, आपने तो हमको कुछ बताया नहीं। अरे क्या बताती, सारे मजे तो तुम्हारे अब्बा ही लूट रहे थे घूम घूम के। हमारी तो ठंड से इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि पूछो ही मत। अम्मी ने भी यादों का एक कोना समेटा। यार बेगम, ये तो मत कहो। आपके खराब तबीयत में भी हमने घोड़े पे बिठाल के आपको सैर कराई थी। खुद तो घोड़े पे थी और लगाम हमारे हाथ में, यहाँ चलो वहां चलो। अरे चला चला के हमारे पैरों में सूजन आ गई थी। अब्बा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा तो अम्मी की हंसी निकल आई। पर तुझे अचानक डलहौजी कैसे याद आ गया? अम्मी ने तन्नो से पूछा। वैसे ही कॉलेज की कुछ सहेलियां घूमने जा रही हैं, मुझे भी चलने को कह रही थी। मैंने कहा अम्मी से पूछ के बता दूंगी। तन्नो की बात पे अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खाने की प्लेटें समेट के बावर्ची खाने में चली गई। अब आप प्लीज जाने दो ना, फिर कॉलेज का आखिरी साल है, पता नहीं सहेलियों के साथ जाने का मौका मिले ना मिले। कैसे रुआंसे होने की एक्टिंग की थी तन्नो ने। आखिरकार अब्बा मान ही गए। अम्मी से थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर तन्नो को कुछ शर्तें, कुछ हिदायतें, जैसे अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, शाम होते होटल वापस, ज्यादा खर्चा नहीं करोगी, कपड़ों से पूरी तरह ढकी रहोगी ठंड में, वगैरह वगैरह। आखिरकार अम्मी भी मान गई। शादी के बाद जिंदगी घर गृहस्थी में ही सिमट जाती है, ये बात अम्मी भी अच्छी तरह से समझती थी। हफ्ते भर ढेर सारी तैयारियों के साथ तन्नो डलहौजी के लिए रवाना हो गई। आधा दिन और आधी रात का सफर करके अगली सुबह जब तन्नो की आंख खुली तो उसने खिड़की से झांका। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों की परत किसी चादर की तरह चारों ओर बिछी थी। एक पल को तो उसको लगा जैसे उसकी बस बादलों के बीच जा रही हो। कभी कहीं कोई छोटा सा झरना फुवारे की तरह फुहारे मारते दिख जाता था। बादलों की सुंदरता का मजा लेते हुए तन्नो अपनी सहेलियों के साथ आर्मी कैंट एरिया में पहुंच गई थी, जहां उसको रुकना था। बलून नाम की यह जगह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पे थी। तन्नो की सहेली के अंकल आर्मी में अच्छे ओहदे पे थे, इसलिए इन लड़कियों के रुकने का इंतजाम वीआईपी गेस्ट हाउस में किया गया था। चारों तरफ सजा धजा फूलों से लदा कैंपस, वर्दी में चुस्त दुरुस्त परेड करते हुए जवान, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा था तन्नो को। ये उसका पहला मौका था जब आर्मी वालों को इतने पास से देख रही थी वो। घूमने जाने से पहले लड़कियों को अंकल ने नाश्ते पे अपने बंगले में बुलाया था। ब्रिटिश जमाने का बना वो शानदार बंगला, नौकर चाकर, सब देख के तन्नो के चेहरे पे वाव वाले भाव बार बार आते रहे। और फिर लड़कियां डलहौजी शहर और आसपास घूमने निकल गईं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना तन्नो किसी तरह अपनी अम्मी को पटा के डलहौजी अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है और वहां की खूबसूरती देख के तन्नो का मन खिल उठता है।
अब आगे। सबसे पहले सेंट जोसेफ्स चर्च और फिर भूरी सिंह म्यूजियम और शाम होते होते खिज्जर लेक का नजारा अद्भुत था। झील के किनारे किनारे खड़े बर्च और चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके पीछे डूबता सूरज नारंगी गेंद की तरह दिख रहा था। झील का रंग भी आसमान के रंग में घुल के लाल सा दिख रहा था। कितना सुंदर था ये सब। झील के किनारे हाथों में हाथ डाले जोड़ों को देख के तन्नो का मन करता कि काश वो भी इसी तरह किसी के कंधे पे सर रख के बैठी रहती। खैर 3 दिन मौज मस्ती करके तन्नो वापस घर आ गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और तन्नो के एग्जाम भी आ गए। देखो वो लोग शादी की तारीख पूछ रहे हैं, सर्दियों में ठीक रहेगा। रात को सोते वक्त तन्नो की अम्मी ने रहमान बेग से कहा, मेरे ख्याल से इस मसले में हम एक बार तन्नो की रजामंदी लें तो बेहतर होगा। रहमान साहब ने जमाई लेते हुए जवाब दिया, आप ही बात करो, आपकी लाडली है, आप ही की बात सुनती है। ठीक है, मैं बात करूंगा। तन्नो की अम्मी के सवाल का जवाब देके रहमान बेग सो गए। वो तन्नो का आखिरी इम्तिहान था जब एक शाम चाय पीते पीते रहमान बेग ने अपनी बेटी से थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तन्नो बेटा तुमने एमए कर लिया है, आगे क्या करना है हम नहीं जानते, लेकिन बेटी मैं अब अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। यूं तो कई रिश्ते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उनका बेटा। अभी अब्बा अपनी बात पूरी कर पाते कि तन्नो ने बीच में ही काट दिया। अब्बा मुझे नहीं करनी शादी, मैं एमफिल करना चाहती हूँ अभी। तन्नो का जवाब सुन के अब्बा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी जारी रख सकती हो। शादी के बाद हो गई पढ़ाई, तन्नो ने मुंह बना लिया था। देखो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, आगे तुम्हारी मर्जी। फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का आर्मी में मेजर है, खुली सोच वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वैसे तो तन्नो ने मुंह बना लिया था, लेकिन अब्बा ने जब यह बताया कि लड़का आर्मी ऑफिसर है तो उसको डलहौजी वाले अंकल का बंगला और नौजवान याद हो आए। आप कह रहे हैं तो मिल लूंगी एक बार। खुद तो मन में लड्डू फूट रहे थे और एहसान अब्बा पे रख के तन्नो अपने कमरे में चली गई। रहमान बेग ने फोन करके अपने पुराने दोस्त मुराद को बताया कि लड़का लड़की आपस में एक बार मिल लें तो बेहतर है, इसलिए आप अली को या तो यहां पहुंचवा दीजिए या मैं तन्नो को लेकर कश्मीर आ जाता हूं। हफ्ते भर बाद अली ही आ गया मुरादाबाद मिलने के लिए। ये एक दिन की छुट्टी उसको बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसलिए उसने तन्नो से अकेले मिलना पसंद किया। इस बात पे किसी को कोई एतराज भी नहीं था, इसलिए मुरादाबाद किले के अकेलेपन में दोनों के मिलने का तय हुआ। जगह तन्नो ने ही तय की थी। वो शाम का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह से ढला नहीं था, पर उसकी रोशनी का पीलापन बदलने लगा था। तन्नो ने देखा किले की बुर्ज के सामने एक नौजवान सफेद शर्ट और जीन्स पहने खड़ा था, आसमान में उड़ते परिंदों को देखता। लंबा कद, हल्का सांवला रंग, मजबूत बदन, चौड़ा चेहरा। अली, तन्नो ने धीरे से पुकारा तो मेजर अली के मुड़ते ही सूरज की लाल रोशनी ने उसके चेहरे को सुर्ख कर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी खुशियों का इंश्योरेंस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अब्बा ने तन्नो को जब एक रिश्ता बताया तो तन्नो ने अपना मुंह बना लिया था, लेकिन जब तन्नो को पता चला कि अली एक आर्मी में मेजर है तो वो मिलने के लिए तैयार हो गई। और जब पहली बार उसने अली को देखा तो दिल दे दिया था। अब आगे। अपने हंसमुख मिजाज और केयरिंग नेचर की वजह से मेजर अली ने पहली ही मुलाकात में तन्नो का दिल जीत लिया, जबकि अली ने तो तन्नो की तस्वीर देख के उसको पसंद कर लिया था। मुलाकात के बाद तो उनके बीच कुछ बातें और हो गई थी, जैसे कि तन्नो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और हर दूसरे महीने अपने अम्मी अब्बा से मिलने आएगी, वगैरह वगैरह। अली की पोस्टिंग पहलगाम में है ये जान के तो तन्नो की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। घर आके तन्नो ने हाँ की तो सारा माहौल खुशी में झूम उठा। दोनों परिवारों ने आनन फानन 6 महीने बाद हल्की सर्दियों में शादी की तारीख भी तय कर ली। लो जी, घर में तो शादी की तैयारियां एकदम से शुरू हो गई। जिंदगी एक पल में क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। तन्नो के अब्बा ने कह दिया था कि अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। महंगे हलवाई, आलीशान टेंट और दिल्ली के मशहूर जिया बैंड की बुकिंग रहमान बेग कुछ बयाना देके कर चुके थे।
तन्नू ने भी शहर के सबसे महंगे डिजाइनर से शादी में होने वाले फंक्शन के लिए लहंगा, शरारा और न जाने क्या क्या देखना पसंद करना शुरू कर दिया था। घर में एकदम खुशियों का माहौल था। शादी में तन्नू के अमेरिका में पड़ रहे भाई की फ्लाइट की टिकट अभी से बुक कर दी गई थी। पर हर बार वैसा थोड़े होता है जैसा हम सोचते हैं। हम जिंदगी में अपने प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया होता है। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते गए, वैसे वैसे ही रहमान बेग को बिजनेस में घाटा होने लगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी घर की खुशियों को। इस महीने तो लाखों का माल वापस आ गया था। तुम सब काम चोर हो। पिछले महीने घाटा हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, पर इस बार इतना बड़ा नुकसान। अरे फैक्ट्री बंद हो सकती है। अब्बा को फोन पे इस तरह बातें करते देख के तन्नू तो डर ही गई थी। इतने गुस्से में उसने अपने अब्बा को कभी नहीं देखा था। कई दिनों से रहमान बेग चुप चुप से घर आने लगे थे। क्या चल रहा है उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं बताया। पर आज सारी चीजें खुल के सामने आ ही गई थीं कि रहमान बेग की फैक्ट्री खतरे में है। एक पल में जैसे घर में मातम सा छाने लगा था। कई दिन ऐसे ही चुपचाप बीत गए। आज तन्नू की अम्मी उसको शादी का जोड़ा दिलवा के जब घर लौटी तो अब्बा ने ही पूछा, क्या खरीदा है हमारी बिटिया ने? इसने कहां कुछ खरीदा, जबरदस्ती करके मैंने एक लाल जोड़ा पसंद किया इसके लिए। अम्मी ने बड़ी उदासी से जवाब दिया। क्या हुआ तन्नू? अब्बा के 2-3 बार पूछने पे तन्नू ने हौले से कहा, मुझे इतने महंगे महंगे कपड़े दिखा रही थी और खुद कुछ भी नहीं खरीदा। मुझे पता है अब्बा की फैक्ट्री हफ्ते भर से बंद है। कहते हुए तन्नू की आंखें छलक आईं। मैं तो आपसे कहने वाली थी कि आप फिलहाल शादी कैंसिल कर दीजिए। तन्नू का इतना कहना था कि अम्मी तो फूट फूट के रोने लगी। जिन लोगों ने कभी पैसों की परवाह नहीं की थी, आज वही पैसों में कटौती करने में लगे थे। पागल, ऐसा नहीं कहते बेटे। माना कि बिजनेस थोड़ा कमजोर है, पर तुमने अपने अब्बा के जीते जी ऐसा सोच भी कैसे लिया? माना कि मैंने तुम लोगों के खर्चे कभी नहीं रोके, पर बेटा इसके अलावा मैं और भी कहीं खर्च करता था। जब तुम छोटी थी तब एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आज वही काम आ रही है। शादी वैसी होगी जैसा हमने सोचा था। छोटी छोटी बचत कभी कभी बहुत काम आती है तन्नू, कह के अब्बा ने एक चेक निकाल के तन्नू को दिखाया। तन्नू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह था उसकी खुशियों का इंश्योरेंस। बस इतनी सी थी ये कहानी।